नमस्कार। वर्जीनिया वुल्फ के निबंध प्रोफेशंस फॉर विमेन पर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। और किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये ऐसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सिलेबस में भी ये जो एसेज हैं, एक तो ये जो 7th यूनिट है इसके 3 चैप्टर्स, पहले 3 चैप्टर्स, और जो 6th यूनिट है उसके 3 चैप्टर्स आपके लिए खासकर डिटेल्ड स्टडी के लिए उसमें बताए गए हैं। उनकी डिटेल्ड स्टडी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि उनमें से आपको एक्सप्लेनेशंस भी दिए जा सकते हैं। तो प्रोफेशंस फॉर वुमेन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका 7th यूनिट में। हालांकि किसी भी चैप्टर के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो कम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 8 यूनिट्स में जितने भी टॉपिक्स हैं सभी में से क्वेश्चंस आएंगे और सभी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो वो वीडियो आप देख चुके होंगे और आप भली भांति परिचित होंगे इस ऐसे के थीम से, इसके थॉट कंटेंट से। आज हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन से। ये मैंने लिखी है आपके लिए खुद ही, ये अपने हैंडराइटिंग में। इन द से इस निबंध में प्रोफेशंस फॉर विमेन, जिसका कि टाइटल है प्रोफेशंस फॉर विमेन, वर्जीनिया वुल्फ इज एड्रेसिंग। वर्जीनिया वुल्फ एड्रेस कर रही हैं, संबोधित कर रही हैं अ ग्रुप ऑफ विमेन, महिलाओं के एक समूह को, सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, जो कि सीकिंग यानी कि तलाश कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, इन अ फील्ड, एक ऐसे क्षेत्र में, प्रिडोमिनेटेड बाय मेन, जो कि पुरुषों के द्वारा डोमिनेटेड है, जिस पर कि पुरुषों का वर्चस्व है। दिस असे इज एन एडेप्टेशन, ये जो निबंध है ये एक एडेप्टेशन है ऑफ द स्पीच, एक स्पीच का यानी एक भाषण का, डिलीवर्ड, जिसको कि दिया गया था, बाय द ऑथर, लेखिका के द्वारा यानी वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा, बिफोर द नेशनल सोसाइटी फॉर विमेंस सर्विस, नेशनल सोसाइटी फॉर विमेंस सर्विस के समक्ष, ऑन जनवरी 21, 1931, 21 जनवरी 1931 को। इन दिस ऐसे, इस निबंध में, शी हाईलाइट्स, वो हाईलाइट करती है यानी प्रकाश डालती है, द इम्पोर्टेंस, महत्व पर, ऑफ विमेंस इंडिपेंडेंस, महिलाओं की आज़ादी के, बोथ इन हर प्रोफेशन एंड प्राइवेट लाइफ, तो दोनों में ही प्रोफेशनल होना चाहिए, लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, इन हर प्रोफेशनल एंड प्राइवेट लाइफ, तो उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है यानी जो उसका व्यावसायिक जीवन है और उसके व्यक्तिगत जीवन में। लेट अस ट्राई टू डिस्कस, आइए हम डिस्कस करते हैं दिस ऐसे, इस निबंध को, एंड इट्स मार्किंग फीचर्स, और इसकी खास गुणों को। तो आपको जब क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है तो आप इसी तरीके से लिखें, जैसे कि आप एग्जामिनर से आप बात कर रहे हों या बता रहे हों, तो मैंने उसी वे में लिखा है जिस वे में आपको लिखना चाहिए। इसमें पहला हेडिंग हम रखते हैं द थीम ऑफ द एसे, यानी इस निबंध की विषय वस्तु क्या है। द थीम ऑफ द एसे इज, इस निबंध की विषय वस्तु है द बायस्ड आइडियोलॉजी। बायस्ड मीन्स पूर्वाग्रह से ग्रसित, यानी भेदभाव वाली, आइडियोलॉजी विचारधारा, ऑफ द सोसाइटी समाज की, रिगार्डिंग विमेन महिलाओं के संबंध में। विमेन हैव टू फेस, महिलाओं को सामना करना पड़ता है, प्रेजुडिसेस यानी पूर्वाग्रहों का, एवरीवेयर हर जगह, इन द सोसाइटी समाज में, बी इट होम चाहे ये घर हो, वर्क प्लेस यानी कार्य क्षेत्र हो, कार्य की जगह हो, और एनी सोशल गैदरिंग या फिर कोई भी सामाजिक गैदरिंग हो, यानी कि मीटिंग है या कोई उत्सव है या कोई फंक्शन है, तो वहाँ भी उनको प्रेजुडिसेस या डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। दे आर नॉट अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया जाता, उनको अनुमति नहीं दी
जाती टू एडॉप्ट अपनाने की द प्रोफेशंस उन व्यवसायों को ऑफ देयर चॉइस जो उनकी अपनी मर्जी के होते हैं। इन दिस ऐसे इस निबंध में वर्जीनिया वुल्फ टॉक्स पर्टिकुलरली तो वर्जीनिया वुल्फ विशेष रूप से बात करती है अबाउट द प्रोफेशन ऑफ राइटिंग लेखन के व्यवसाय के संबंध में। इट इज़ ये है वन ऑफ द मोस्ट इनोक्यूअस प्रोफेशंस, यानी इनोक्यूअस क्या होता है, जो हार्मफुल नहीं होता, यानी सबसे कम हानिकारक व्यवसायों में से एक है। बट लेकिन हियर टू यहाँ भी शी इज़ नॉट फ्री वो आज़ाद नहीं है टू राइट लिखने के लिए एनीथिंग कुछ भी दैट शी वॉन्ट्स जो वो चाहती है। शी हैज़ टू कीप इन माइंड उसको दिमाग में रखना पड़ता है दैट के हर राइटिंग उसका लेखन शुड नॉट हर्ट ठेस ना पहुँचाए द मेल ईगो पुरुषों के अहम को। एंड शी शुड नॉट राइट और उसे नहीं लिखना चाहिए एनीथिंग कुछ भी अबाउट द फीमेल बॉडी यानी जो महिलाओं का शरीर है उसके बारे में। नेक्स्ट हेडिंग हमने डाला है इमेजरी इन द एस्से, यानी इस निबंध में जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, इमेजेस दिखाई गई हैं, वो वर्जीनिया वुल्फ हैज़ यूज्ड वर्जीनिया वुल्फ ने प्रयोग किया है टू इमेजेस दो शब्द चित्रों का इन द एस्से इस निबंध में दैट मेक जो बनाते हैं हर पॉइंट क्वाइट कन्विंसिंग हर उसके पॉइंट को यानी उसकी बात को क्वाइट एकदम कन्विंसिंग विश्वसनीय। द इमेजेस जो तस्वीरें हैं आर विविड एंड एप्रोप्रिएट वो सजीव हैं और उचित हैं। द एंजल इन द हाउस यानी घर में एक एंजल एक फरिश्ता एंड द फिशरमैन ऑन द वर्ज ऑफ अ डीप लेक। तो एक पहली जो तस्वीर है वो तो एंजल इन द हाउस की है, आप चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंजल इन द हाउस क्या है वो आपको वहाँ समझ में आएगा, अच्छे से डिटेल में बताया गया है। एंड द फिशरमैन ऑन द वर्ज और एक मछुआरा ऑन द वर्ज माने किनारे पर ऑफ अ डीप लेक एक गहरी झील के आर टू इमेजेस ये दो तस्वीरें हैं दैट वेरी इफ़ेक्टिवली जो बड़े प्रभावी ढंग से एक्सप्लेन अभिव्यक्त करती हैं हर थॉट एंड फीलिंग्स उसके विचारों को और उसकी भावनाओं को। द एंजल इन द हाउस जो फरिश्ता है घर का इज़ अ सैक्रिफिशियल वुमन वो एक सैक्रिफिशियल माने त्याग करने वाली कुर्बानी देने वाली महिला है। हुज जिसका सोल पर्पस एकमात्र उद्देश्य इन लाइफ जीवन में इज़ है टू सूद यानी सांत्वना देना राहत देना एंड फ्लैटर और चापलूसी करना मैन पुरुषों की। शी हैज़ नो माइंड उसके पास कोई दिमाग नहीं है ऑफ हर ओन अपना खुद का। दिस वुमन ये महिला इज़ इन एवरी हाउस हर घर में होती है। दिस वुमन ये महिला प्रिवेंट्स रोकती है वुल्फ वर्जीनिया वुल्फ को हरसेल्फ खुद फ्रॉम एक्सप्रेसिंग अभिव्यक्त करने से हर थॉट्स अपने विचारों को एंड फीलिंग्स और अपनी भावनाओं को ओपनली खुलकर। शी कुड नॉट राइट वो नहीं लिख सकी एनीथिंग कुछ भी दैट माइट हर्ट जो चोट पहुंचा सकती थी द मेल ईगो पुरुषों के अहम को। शी आफ्टर मच एफर्ट उसने यानी वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत प्रयास के बाद एंड टाइम और बहुत समय के बाद स्लेज मार डाला दिस वुमन इस महिला को इस फरिश्ते को। दिस फैंटम ये जो भूत है इस महिला को या इस भूत को ये एक भूत था जो उसे परेशान किए रहता था उसके अंदर का ही भूत था कहीं बाहर का नहीं था। तो ये दो इमेजेस दिखाई गई हैं किलिंग द एंजल इन द हाउस तो आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा अंडरलाइन मैंने कर दिया है। किलिंग द एंजल इन द हाउस वॉज पार्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन तो इस एंजल को मारना इस फरिश्ते को मारना घर के को वो पार्ट था
वो अभिन्न अंग था, आवश्यक भाग था ऑफ द ऑक्यूपेशन, व्यवसाय का, ऑफ अ वुमन राइटर, एक महिला लेखक के। वुल्फ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वर्जीनिया वुल्फ ने हल की ये समस्या विद सीवियर स्ट्रगल, एक कड़े संघर्ष के साथ। बट लेकिन शी कुड नॉट सॉल्व, वो हल नहीं कर पाई द सेकेंड प्रॉब्लम, दूसरी समस्या क्या थी? टेलिंग द ट्रुथ, सच बताना, अबाउट हर ओन एक्सपीरियंसेस, अपने खुद के अनुभवों के बारे में, एज अ बॉडी, एक शरीर के रूप में, यानी एक महिला का शरीर क्या महसूस करता है, ये सच वो नहीं बता पाई। अब जो सेकंड इमेज है उसको यहाँ ज़रा बुक में से देख लीजिए। मैंने थोड़ा मैटर बुक में से भी लिया था क्योंकि किसी भी बुक में क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो नहीं दे रखी है और जो मैटर है वो भी व्यवस्थित ढंग से नहीं है इस तरीके से कि आप उसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन की फॉर्म में यूज़ कर सकें। तो मैंने कुछ व्यवस्थित करके आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो द सेकेंड इमेज इज़, जो दूसरी तस्वीर है वो है दैट ऑफ अ फिशरमैन, एक मछुआरे की। शी हैज़ कंपेयर्ड हर सेल्फ, उसने अपनी खुद की तुलना की है एज अ नॉवलिस्ट, एक उपन्यासकार के रूप में, विद अ फिशरमैन, एक मछुआरे से, सिटिंग, जो कि बैठा हुआ है, ऑन द वर्ज, किनारे पर, ऑफ अ डीप लेक, एक गहरी झील के, विद अ रॉड, एक रॉड लेकर, हेल्ड आउट ओवर द वाटर, जो उसने पानी के ऊपर पकड़ी हुई है। शी राइट्स, वो लिखती है, अ नॉवल, एक उपन्यास को, इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस, इन अ स्टेट, एक कंडीशन में, एक स्थिति में, ऑफ ट्रांस मतलब बेहोशी की या फिर पागलपन की कह सकते हैं। शी कैन नॉट राइट, वो नहीं लिख सकती, अ सिंगल वर्ड, एक भी शब्द, अनटिल, जब तक कि शी रीचेज दैट स्टेट, वो उस अवस्था में नहीं पहुंच जाती। शी, वो, सिटिंग इन हर रूम, अपने कमरे में बैठी हुई, विद अ पेन, एक कलम के साथ, इन हर हैंड, अपने हाथ में लिए हुए, वेट्स, इंतज़ार करती है, फॉर द वर्ड्स, शब्दों के लिए, टू कम, कि वो आए, हर, उसके पास, स्पॉन्टेनियसली, यानी स्वाभाविक रूप से। शी लेट्स हर इमेजिनेशन स्वीप, शी लेट्स मतलब वो होने देती है, हर इमेजिनेशन, अपनी कल्पना को, स्वीप मतलब कि उड़ान भरना, अनचेक्ड, बिना नियंत्रण के, राउंड एवरी रॉक, हर चट्टान के चारों ओर, एंड क्रेनी ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की हर गुफा में, हर चट्टान में जाने देती है। दैट लाइज सबमर्ज्ड, जो कि डूबी हुई हैं, इन द डेप्थ्स, गहराइयों में, ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, यानी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, एक तो हमारा चेतन मस्तिष्क होता है, एक अवचेतन मस्तिष्क होता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अवचेतन है, जो अक्सर हमें रात को सपने दिखाता है। शी रीचेस अ स्टेट ऑफ ट्रांस, तो वो ऐसी एक अवस्था में पहुंच जाती है जो ट्रांस की अवस्था है, यानी एक जिसमें वो आधी सोई है आधी जगी है, एक पागलपन की अवस्था है जहाँ उसका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है। हर इमेजिनेशन, उसकी कल्पना, इज़ रशिंग अवे, दौड़ रही होती है। शी इज़ राइटिंग, वो लिख रही है, फ्रीली, आज़ादी से, एक्सप्रेसिंग, अभिव्यक्त करते हुए, द डेप्थ्स, गहराइयाँ, ऑफ हर बीइंग, अपने अस्तित्व की। सडनली, अचानक, शी स्टॉप्स, वो रुक जाती है, हर इमेजिनेशन, उसकी कल्पना, डैशेस इटसेल्फ, टकरा जाती है, अगेंस्ट समथिंग हार्ड, किसी कठोर चीज़ से। शी राउजेस, वो जगती है, फ्रॉम हर ड्रीम, अपने सपने से। शी सडनली रिमेंबर्स, वो अचानक याद करती है, दैट के शी इज़ अ वुमन, वो एक महिला है। शी कैन नॉट राइट, वो नहीं लिख सकती, सो फ्रीली, इतनी आज़ादी से। शी कैन नॉट राइट अबाउट द पैशंस, वो नहीं लिख सकती उन पैशंस के बारे में, भावनाओं के बारे में, विच, जो कि, इट वॉज अनफिटिंग, ये अनुचित था, फॉर हर, उसके लिए, एज अ वुमन, एक महिला के रूप में, टू से, कहना। हर रीज़न, उसका दिमाग यानी उसका विवेक, टेल्स हर, उसको बताता है, दैट के मेन विल बी शॉक्ड, जो पुरुष हैं उनको धक्का लगेगा। द कॉन्शियसनेस,
चेतना, होश, ऑफ वॉट मैन विल से, कि लोग क्या कहेंगे, अबाउट अ वुमन, एक महिला के बारे में, हु स्पीक्स, जो बोलती है, द ट्रुथ, सच, अबाउट हर पैशंस, अपनी भावनाओं के बारे में, हैड राउज्ड हर, उसने जगा दिया उसको, फ्रॉम हर आर्टिस्ट स्टेट ऑफ ट्रांस, उसकी जो कलाकार की स्थिति थी, ट्रांस की, यानी उसकी बेहोशी की जो स्थिति थी, पागलपन की जो स्थिति थी, एक कलाकार के रूप में उस स्थिति से उसको जगा दिया। द ट्रांस वॉज ओवर, उसका पागलपन समाप्त हो गया, एंड हर इमेजिनेशन, और उसकी कल्पना, वॉज वर्किंग नो लॉन्गर, अब काम नहीं कर रही थी। शी वॉज इम्पीडेड, उसको रोक दिया गया, बाय द एक्सट्रीम कन्वेंशनलिटी, एक्सट्रीम मीन्स अत्यधिक, और कन्वेंशनलिटी परंपरावाद, ऑफ मैन, पुरुषों का, तो जो पुरुषों का परंपरावाद है उसके द्वारा इसको रोक दिया गया। तो ये दो तस्वीरें हैं जो वो हमको दिखाती है, तो इसको हमने एक हेडिंग बना लिया अपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन में, इमेजरी नाम से। अब हम बात करते हैं, जो अगला हेडिंग हमने डाला है वो है स्टाइल ऑफ द एसे, यानी इस निबंध का स्टाइल क्या है, शैली क्या है। तो ये हमारा अगला हेडिंग है, और इस हेडिंग में हमने क्या लिखा है, द एसे इज रिटन, यानी ये जो निबंध है लिखा गया है इन अ कन्वर्सेशनल स्टाइल। कन्वर्सेशन क्या होता है, बातचीत, तो बातचीत की शैली में ये लिखा गया है, यूजिंग, प्रयोग करते हुए, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी प्रथम पुरुष का पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण। आपने देखा है कि वर्जीनिया वुल्फ ने आई, मी, माई सेल्फ, ये सब यूज़ किए हैं प्रोनाउंस, तो इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। जब आई, वी, माई सेल्फ, आर सेल्व्स, ये सब प्रोनाउंस यूज होते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वर्जीनिया वुल्फ कनेक्ट्स, वर्जीनिया वुल्फ जुड़ती है, विद हर रीडर्स, अपने पाठकों से, इन अ मैनर, एक इस तरीके से, दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल, जो कि आत्मकथात्मक ढंग का है। टॉकिंग, बात करना, डायरेक्टली, सीधे तौर पर, टू द रीडर्स, पाठकों से, बाय यूजिंग, प्रयोग करके, द प्रोनाउन आई, जो प्रोनाउन है, सर्वनाम है आई, उसको प्रयोग करके पाठकों से बात करना, मेक्स, बना देता है, हर एक्सप्रेशन, उसकी अभिव्यक्ति को, मोर रियलिस्टिक, ज़्यादा वास्तविक। शी शेयर्स, वो शेयर करती है, बांटती है, हर ओन एक्सपीरियंसेस, अपने खुद के अनुभव, विद द रीडर्स, पाठकों से, वेरी ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से। लेट अस सी एन एग्जाम्पल, आइए एक उदाहरण देखते हैं। तो आपको क्या है, मैंने अभी तक जो क्रिटिकल एप्रिसिएशंस लिखवाई हैं या पढ़ाई हैं, तो उनमें मैंने कोटेशंस नहीं दिए, थोड़ी मेरी कमी रही है। आपको कुछ कोटेशंस याद करने चाहिए, जो चैप्टर है आपका उसमें से आपको कुछ कोटेशंस ज़रूर देने चाहिए अपने आंसर में। तो ये भी आप अपनी एक आदत बनाएं और कोटेशंस दें। वो तो आज जब मैं ये तैयार कर रही थी आपके लिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तो अचानक मुझे ये बात क्लिक हुई कि मैंने उसमें आपको दी नहीं है, एक भी कोटेशन नहीं दे रखी है पिछली क्रिटिकल एप्रिसिएशंस में, क्योंकि वो बुक में से ही मैंने जनरली पढ़ा दी थी आप लोगों को। आज जब खुद लिखने बैठी तो मुझे याद आया कि जब भाई हम लिखा करते थे तो उसमें कोटेशंस भी डाला करते थे। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि आपको कोटेशंस भी देनी है। अपनी एक आदत बनाइए कि हर चैप्टर में से 2-4 कोटेशन आप याद करें। या फिर एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि आपके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए पैसेज दिए जाते हैं, तो 1-2 कोटेशन आपको वहाँ से मिल जाती हैं, तो आप क्वेश्चन पेपर में से भी थोड़ा सा तो चोरी कर ही सकते हैं। 1-2 कोटेशन आप वहाँ से ले लें और अपने आंसर में डाल दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको एलेबोरेट करने के लिए आपको एक कोटेशन दी है, तो ये वहीं से ली हुई है। इट वॉज शी, ये वो थी, यानी जो एंजल ऑफ द हाउस के बारे में उसने बताया है कि ये वही थी, हु यूज टू कम, जो आ जाया करती थी, बिटवीन मी एंड माई पेपर, मेरे और मेरे कागज़ के बीच में, व्हेन, जब, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रही होती थी, रिव्यूज़।
इट वॉज शी, यही थी वो, हु बॉदर्ड मी, जो मुझे परेशान करती थी, एंड वेस्टेड माई टाइम, और मेरा समय बर्बाद करती थी, एंड सो टॉर्मेंटेड, और इतना परेशान करती थी, मी, मुझको, दैट के एट लास्ट, अंत में, आई किल्ड हर, मैंने उसको मार डाला। तो ये कोटेशन वहीं से ली हुई है और ये दिखाती है कि किस तरीके की स्टाइल वर्जीनिया वुल्फ ने यूज़ की है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया है स्टाइल ऑफ द एसे या स्टाइल ऑफ द ऑथर, ये एक ऐसा हेडिंग है जो आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं कि चाहे किसी स्टोरी की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे हों आप, या किसी एसे की लिख रहे हों, ड्रामा या किसी के भी बारे में लिख रहे हों, तो ये हेडिंग आप डाल सकते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते वक्त, स्टाइल। और एक ये जो हेडिंग अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी एक कॉमन हेडिंग है। आप स्टोरी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते वक्त या फिर किसी एस्से का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते वक्त ये हेडिंग डाल सकते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। टाइटल ऑफ द एस्से, यानी इस निबंध का जो शीर्षक है। तो स्टोरी का भी आप टाइटल डिस्कस कर सकते हैं और एस्से का भी डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए हमें इस टाइटल के बारे में क्या लिख सकते हैं। इन एनी पीस ऑफ राइटिंग, यानी किसी भी लेखन की रचना में टाइटल प्लेज, जो शीर्षक है वो निभाता है एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका। इन दिस एसे, इस निबंध में, द टाइटल, जो शीर्षक है, प्रोफेशंस फॉर विमेन, महिलाओं के व्यवसाय, इज़ वेरी एनग्रिपिंग, ये बहुत, एनग्रिपिंग मतलब जो अपनी तरफ खींच लेता है, जकड़ लेता है, एंड मीनिंगफुल, और अर्थपूर्ण है, इंस्टेंटली, तुरंत ही, इट गिव्स अस, हमको देता है ये, एन आइडिया, एक विचार, अबाउट द थॉट कंटेंट, थॉट कंटेंट के बारे में, यानी इसके अंदर क्या विचार व्यक्त किए गए होंगे ये हमको पता चल जाता है, थॉट कंटेंट ऑफ द एसे, निबंध के, एंड वी गेट प्रिपेयर्ड, और हम तैयार हो जाते हैं, टू रीड, पढ़ने के लिए, समथिंग, कुछ, अबाउट द प्रोफेशंस फॉर विमेन, महिलाओं के व्यवसाय के बारे में। अब अगला हेडिंग हमने बनाया है इंस्पिरेशनल टीचिंग इन द एसे। इंस्पिरेशन, प्रेरणा होती है, तो प्रेरणात्मक, टीचिंग, सबक, इन द एसे, इस निबंध में। तो इस तरीके का भी एक हेडिंग आप ज़रूर रखा कीजिए अपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन में या अपने आंसर में, चाहे स्टोरी के बारे में लिख रहे हों आप या एसे के बारे में, तो उसमें हमको क्या मिला, क्या इम्प्रेशन हमारे ऊपर पड़ा, ये ज़रूर बताया कीजिए अपने आंसर में। तो इसमें हम क्या इंस्पिरेशनल टीचिंग है देखते हैं। दिस एसे गिव्स इंस्पिरेशन, ये निबंध प्रेरणा देता है, टू विमेन, महिलाओं को, फॉर स्टैंडिंग अप, खड़े होने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट, प्राप्त करने के लिए, देयर राइट्स, अपने अधिकार। वुल्फ टीचर्स, वर्जीनिया वुल्फ सिखाती है, विमेन, महिलाओं को, टू फेस, सामना करना, बोल्डली, बहादुरी से, द डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव का, ऑफ सोसाइटी, समाज के। दे हैव, यानी दे हैव टू डिसमेंटल, डिसमेंटल माने तोड़ देना, तो दे हैव टू डिसमेंटल, यानी उनको तोड़नी है, तोड़नी पड़ेगी। द एंजेलिक इमेज, जो उनकी फरिश्ते वाली इमेज है समाज में, वो उनको तोड़नी पड़ेगी। दे मस्ट स्पीक आउट, उन्हें बोलना पड़ेगा। इफ़ देयर रीजनेबल डिमांड्स, अगर उनकी, रीजनेबल मतलब न्याय संगत, तर्क संगत, डिमांड्स, मांगे, आर रिफ्यूज्ड, पूरी नहीं की जाती हैं, इनकार किया जाता है, तो उन्हें बोलना पड़ेगा। दे मस्ट स्पीक आउट, उन्हें बोलना पड़ेगा। इफ़ दे आर एक्सप्लॉयटेड, अगर उनका शोषण किया जाता है। दे मस्ट स्पीक आउट, उन्हें बोलना पड़ेगा। इफ़ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायोलेटेड, अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और अब जैसा कि मैं आपको हर क्रिटिकल एप्रिसिएशन में या हर आंसर में बताती हूँ, लॉन्ग आंसर में, कि आपको कंक्लूज़न ज़रूर देना है। कंक्लूज़न हेडिंग आप भले ही ना डालें, लेकिन कंक्लूडिंग सेंटेंसेस ज़रूर होने चाहिए। तो आज मैंने इसमें लिखा भी है इसी तरीके का सेंटेंस। कंक्लूडिंगली, यानी निष्कर्ष रूप से, वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट के प्रोफेशंस फॉर विमेन, महिलाओं के लिए व्यवसाय,
इज़ अ परफेक्ट एसे, एक पूर्ण निबंध है। वर्दी, जो कि लायक है। टू बी स्टडीड, पढ़े जाने के लिए। बाय एवरीवन, हर व्यक्ति के द्वारा। स्पेशली बाय विमेन, विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा। इट गिव्स अस, ये हमको देता है। अ ग्लिम्स, एक झलक। ऑफ द फीलिंग्स, भावनाओं की। एंड एम्बिशंस, और महत्वाकांक्षाओं की। ऑफ अ फीमेल हार्ट, एक महिला के हृदय की। तो ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन इतनी काफ़ी है। आप चाहें तो अपने हिसाब से और इसमें जोड़ सकते हैं, कुछ और हेडिंग्स आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। अब हम थोड़े से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ के अनुसार व्हाट आर द टू मेन हर्डल्स, दो मुख्य बाधाएं क्या हैं, टू वुमेन्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी, महिलाओं के व्यावसायिक आइडेंटिटी में, परिचय में। द इसका आंसर, द एंजल इन द हाउस, यानी जो घर में रहने वाला फरिश्ता है। एंड द एक्सट्रीम कन्वेंशनलिटी, और अत्यधिक परंपरागतता। ऑफ मैन, पुरुषों की। आर टू मेन हर्डल्स, दो मुख्य बाधाएं हैं। टू विमेन्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी, महिलाओं की व्यावसायिक पहचान में। द एंजल इन द हाउस, जो घर का फरिश्ता है। इज़ दैट सेक्रीफिशियल वुमन, वो त्याग करने वाली, कुर्बानी देने वाली महिला है। whose sole purpose, जिसका एकमात्र उद्देश्य इन लाइफ, जीवन में, इज होता है। टू फ्लैटर, चापलूसी करना। मैन, पुरुषों की। एंड हु हैज़ नो माइंड, और जिसके पास कोई दिमाग नहीं होता। ऑफ हर ओन, अपना खुद का। दिस फैंटम, ये जो भूत है। प्रिवेंट्स, रोकता है। अ वुमन, एक महिला को, अ वुमन राइटर, एक महिला लेखिका को। फ्रॉम एक्सप्रेसिंग, अभिव्यक्त करने से। हर थॉट्स, अपने विचारों को। फ्रीली, आज़ादी से। एंड ओपनली, और खुलकर। एंड द एक्सट्रीम कन्वेंशनलिटी, और बहुत ज़्यादा परंपरागतता। ऑफ मैन, पुरुषों की। ऑल्सो हिंडर्स, वो भी रोकती है। द फ्री प्ले, यानी आज़ादी से अभिव्यक्ति को। ऑफ अ वुमन्स इमेजिनेशन, एक महिला की कल्पना की। मैन क्रिटिसाइज, पुरुष आलोचना करते हैं। फ्रीडम इन विमेन, महिलाओं की आज़ादी की। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एंजल इन द हाउस, यानी जो घर का फरिश्ता है उसकी व्याख्या कीजिए। द एंजल इन द हाउस, घर का फरिश्ता। इज दैट सेल्फलेस एंड सेक्रीफिशियल वुमन, वो स्वार्थहीन और कुर्बानी देने वाली महिला है। हुज, जिसका कि सोल पर्पस, एकमात्र उद्देश्य इन लाइफ, जीवन में है। टू सूद, यानी सांत्वना देना। टू फ्लैटर, चापलूसी करना। एंड टू कंफर्ट, और आराम देना। द मेल हाफ, यानी पुरुषों को। ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जो दुनिया की आधी जनसंख्या है। द टर्म वॉज बोरोड, इस शब्द को उधार लिया गया था। फ्रॉम कोवेंट्री पैटमोर्स पोएम, ये आपको याद रखना है। ये एक कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखी थी, और मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, इसको ऐसे को पढ़ाया था, तब भी आपसे कहा था कि इसको नोट कर लेना। द एंजल इन द हाउस, उस कविता का नाम क्या था? एंजल इन द हाउस, तो वहीं से ये लिया गया है टाइटल। दैट सेलिब्रेटेड, जिसमें कि तारीफ की गई थी। डोमेस्टिक ब्लिस, यानी घरेलू आनंद की। दैट एंजल, वो फरिश्ता। हिंडर्ड, रोकता है। द फ्री प्ले, यानी आज़ाद अभिव्यक्ति को। ऑफ द माइंड ऑफ अ वुमन, एक महिला के मस्तिष्क की। दैट एंजल, वो फरिश्ता। प्रोहिबिटेड, रोकता है। वुल्फ हरसेल्फ, खुद वर्जीनिया वुल्फ को। फ्रॉम राइटिंग, लिखने से। फ्रीली, आज़ादी से। एंड ओपनली, और खुलकर। किलिंग, मारना। दैट एंजल, उस फरिश्ते को। वॉज, था। पार्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन, इस व्यवसाय का एक भाग। ऑफ अ वुमन राइटर, एक महिला लेखिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉवलिस्ट चीफ डिज़ायर, एक उपन्यासकार की मुख्य इच्छा। इज़, होती है। टू बी एज अनकॉन्शियस एज पॉसिबल, इतना अवचेतन होना जितना कि संभव हो। व्हाट डज वुल्फ मीन बाय दिस स्टेटमेंट, यानी इस कथन से वर्जीनिया वुल्फ का क्या तात्पर्य है? आंसर देखते हैं। अ नॉवलिस्ट चीफ डिज़ायर, एक उपन्यासकार की मुख्य इच्छा। इज़, होती है। टू बी, होना। एज अनकॉन्शियस, इतना अवचेतन।
इतना अचेत एज पॉसिबल, जितना कि संभव हो। ही हैज़ टू इंड्यूस, उसको हिमसेल्फ अ परपेचुअल लेथार्जी, तो ही हैज़ टू इंड्यूस यानी उसको लानी होती है इन हिमसेल्फ, अपने अंदर, अ परपेचुअल, एक हमेशा रहने वाली, लेथार्जी मतलब कि आलस। ही वॉन्ट्स लाइफ, वो चाहता है जीवन को, टू प्रोसीड, बढ़ना, विद अटमोस्ट क्वाइट एंड रेगुलरिटी, एकदम, अटमोस्ट मतलब एकदम क्वाइट, शांति से, एंड रेगुलरिटी और निरंतरता से। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, टू सी, देखना, द सेम फेसेस, उन्हीं चेहरों को, टू रीड द सेम बुक्स, उन्हीं किताबों को पढ़ना, टू डू द सेम थिंग्स, उन्हीं कामों को करना, डे आफ्टर डे, दिन पर दिन, मंथ आफ्टर मंथ, महीने दर महीने, वाइल ही इज़ राइटिंग, जब वो लिख रहा हो, सो दैट, ताकि, नथिंग मे ब्रेक, कुछ भी ना तोड़ पाए, द इल्यूजन, उस भ्रम को, इन विच, जिसमें कि ही इज़ लिविंग, वो रह रहा है, नथिंग मे डिस्टर्ब, कुछ भी डिस्टर्ब ना कर पाए, हिज इमेजिनेशन, उसकी कल्पना को, दैट इज़ अ वेरी इल्यूसिव स्पिरिट, जो कि एक बड़ी इल्यूसिव यानी धोखा देने वाली स्पिरिट, आत्मा है। ही राइट्स अ नॉवल, वो एक उपन्यास लिखता है, इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस, एक पागलपन की अवस्था में, एक बेहोशी की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन, टिप्पणी करो, द स्टाइल यानी शैली पर, एंड लैंग्वेज और भाषा पर, यूज जो प्रयोग की गई है इन दिस एसे, इस निबंध में। द स्टाइल एंड लैंग्वेज, शैली और भाषा, यूज्ड जो कि प्रयोग की गई है, इन दिस एसे, इस निबंध में, आर वेरी इफेक्टिव, वो बहुत प्रभावशाली हैं। वुल्फ इज़ नोन, वर्जीनिया वुल्फ को जाना जाता है, फॉर हर पोइटिक प्रोज, अपनी यानी काव्यात्मक गद्य के लिए, इन दिस एसे, इस निबंध में, टू भी, शी हैज़ एम्प्लॉयड, उसने प्रयोग किया है, पोइटिक प्रोज, काव्यात्मक गद्य को। द लैंग्वेज इज़, ये जो भाषा है, ल्यूसिड एंड कॉम्प्रिहेंसिबल, वो बड़ी ल्यूसिड का मतलब एक स्मूथ है, एंड कॉम्प्रिहेंसिबल और समझ में आने लायक है। द स्टाइल, शैली, इज़ कन्वर्सेशनल, बातचीत की है। द टोन इज़ अम्बल, और जो टोन है, जो लहजा है, वो बड़ा विनम्र है। शी गिव्स, वो देती है, इलस्ट्रेशंस, उदाहरण, टू मेक हर पॉइंट्स क्लियर, अपनी बात को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। शी हैज़ यूज्ड, उसने प्रयोग किया है, विविड इमेजेस, सजीव तस्वीरों को, दैट मेक हर व्यूज़, जो उसके विचारों को बनाती हैं, इंटेलिजिबल, समझने लायक। देयर आर नो क्लमसी सेंटेंसेस, यानी उसमें कोई भी सेंटेंसेस ऐसे नहीं हैं जो क्लमसी होते हैं, मतलब ऑड टाइप के, अजीब से, जो समझ में ना आए, तो ऐसे कोई सेंटेंसेस नहीं है, ऐसे कोई वाक्य नहीं है। वर्ड्स आर एबल टू कन्वे हर मोटिव्स, जो शब्द उसने प्रयोग किए हैं, दे आर एबल, वो समर्थ हैं, टू कन्वे, बताने में, हर मोटिव्स, उसका इरादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रोफेशन, सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है, फॉर अ वुमन, एक महिला के लिए, अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ के अनुसार। अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ के अनुसार, राइटिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन, लेखन सबसे अच्छा व्यवसाय है, फॉर वेमेन, महिलाओं के लिए, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ चीपर, ये सस्ता है, देन अदर प्रोफेशंस, दूसरे व्यवसायों से। नो डिमांड इज़ मेड, कोई भी मांग नहीं की जाती, या कोई भी बोझ नहीं पड़ता, अपॉन द फैमिली पर्स, परिवार के बटुए पर, यानी पैसे पर। द फैमिली पीस, परिवार की शांति, इज़ नॉट ब्रोकन, नहीं भंग होती, बाय द स्क्रैचिंग ऑफ अ पेन, एक पेन को घिसने से। राइटिंग इज़, लेखन है, अ रेप्यूटेबल, एक ख्याति प्राप्त, प्रसिद्धि देने वाला, एंड हार्मलेस ऑक्यूपेशन, और कोई नुकसान न पहुंचने वाला व्यवसाय। द चीपनेस, सस्तापन, ऑफ राइटिंग पेपर, लेखन वाले कागज़ का, इज़ द रीज़न, वो कारण है, वाई, जिसकी वजह से, विमेन हैव सक्सीडेड, महिलाएं सफल हुई हैं, एज राइटर्स, लेखकों के रूप में, बिफोर, इससे पहले कि, दे हैव सक्सीडेड, वो सफल हो पाती, इन अदर प्रोफेशंस, दूसरे व्यवसायों में। अब हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है, प्रोफेशंस फॉर वेमेन इज़ ओरिजिनली, तो प्रोफेशंस
फॉर विमेन, महिलाओं के लिए व्यवसाय, ये मौलिक रूप से क्या है? अ स्पीच, एन एसे, अ शॉर्ट स्टोरी, अ मेमोयर। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ये एक स्पीच है, ये एक भाषण है जिसको एडेप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशंस फॉर विमेन वॉज पब्लिश्ड। प्रोफेशंस फॉर विमेन प्रकाशित हुआ था किसमें? द डेथ ऑफ द मथ एंड अदर एसेस, द डेथ ऑफ द कैट एंड अदर एसेस, द डेथ ऑफ द बी एंड अदर एसेस, या फिर द डेथ ऑफ फायर फ्लाई एंड अदर एसेस। तो जिस संग्रह में ये प्रकाशित हुआ था, जिस कलेक्शन में ये ऐसे था, उस कलेक्शन का नाम था द डेथ ऑफ द मथ एंड अदर एसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजल इन द हाउस, घर में जो फरिश्ता है, इज ए, वो क्या है? सैक्रिफिशियल वुमन, सैक्रिफिशियल मैन, स्वीट चाइल्ड, केयरिंग मदर। तो जैसा कि आप पढ़ ही चुके हैं कि एंजल इन द हाउस एक ऐसी महिला है घर में जो कि अपनी कुर्बानी देती रहती है, त्याग करती रहती है, खुद अपने लिए कुछ नहीं मांगती, दूसरों के लिए सब कुछ करती रहती है, वो है घर का फरिश्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वल टू अ रूम ऑफ वंस ओन, जो सीक्वल था यानी बाद की किताब थी रूम ऑफ वंस ओन की, वो कौन सी थी? 3 गिनीज, 4 गिनीज, 3 शिलिंग, 4 पाउंड्स। तो अ रूम ऑफ वंस ओन उसका सीक्वल था, उसके बाद वाली किताब थी या उसका दूसरा पार्ट था 3 गिनीज। अ रूम ऑफ वंस ओन ये एक बहुत प्रसिद्ध निबंध है वर्जीनिया वुल्फ का, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं महिलाओं से कि उन्हें अपने लिए एक रूम का मतलब जगह बनानी चाहिए, इस समाज में अपने लिए एक जगह बनानी चाहिए खुद की। और उसका सीक्वल है 3 गिनीज, दूसरा पार्ट उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वर्किंग टाइटल ऑफ 3 गिनीज वॉज, तो जो पहला काम में लाया गया शीर्षक था 3 गिनीज का, वो क्या था? प्रोफेशंस फॉर विमेन, द ईयर्स, प्रोफेशंस फॉर मैन, या फिर अ रूम ऑफ वंस ओन। तो इसका जो टाइटल था यही था प्रोफेशंस फॉर विमेन, जो कि आपके एस्से का टाइटल है। नेक्स्ट, द स्पीच प्रोफेशंस फॉर विमेन वॉज डिलीवर्ड इन, ये जो भाषण है प्रोफेशंस फॉर विमेन कब दिया गया था? तो हमने जैसा शुरू में ही डिस्कस किया था कि ये भाषण 1931 में दिया गया था। यही हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, 1931, 1932, 1933, 1934। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है 1931, अभी हमने आंसर में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीच वॉज डिलीवर्ड, ये जो भाषण है दिया गया था बिफोर, सामने, किसके सामने दिया गया था? नेशनल सोसाइटी फॉर विमेंस सर्विस, नेशनल सोसाइटी फॉर मेंस सर्विस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर विमेंस सर्विस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मेंस सर्विस। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? जिस संगठन के समक्ष ये भाषण दिया गया था, उस संगठन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नेशनल सोसाइटी फॉर विमेंस सर्विस। तो ये हमारा सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जीनिया वुल्फ वॉज अ, वर्जीनिया वुल्फ थी एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट, अमेरिकन नॉवलिस्ट, फ्रेंच नॉवलिस्ट या रशियन नॉवलिस्ट? और ये आप जानते ही हैं कि वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थी, अंग्रेज़ी उपन्यासकार थी। वर्जीनिया वुल्फ वॉज अ, वर्जीनिया वुल्फ थी विक्टोरियन ऑथर, मॉडर्न ऑथर, पोस्ट मॉडर्न ऑथर या फिर रेस्टोरेशन ऑथर? तो वर्जीनिया वुल्फ 20th सेंचुरी की हैं। 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम मॉडर्न पीरियड ही कहते हैं, जिस पीरियड को ये बिलोंग करती हैं वो मॉडर्न पीरियड है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मॉडर्न ऑथर होगा। कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं, ये दूसरी बुक से हमने लिए हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, विच फिक्शनल टेक्निक वॉज यूज्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ इन हर राइटिंग्स? तो कौन सी फिक्शनल टेक्निक उसने यूज़ की थी अपने नॉवेल्स में? आपके सिलेबस में तो एक ऐसे है, उन्होंने नॉवेल्स बहुत लिखे हैं और उन नॉवेल्स में एक स्पेशल टेक्निक उन्होंने यूज़ की है। तो वो टेक्निक क्या है? पीरियडिकल, पिकारेस्क, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस या फिर एनेक्डोटल?
तो उनकी जो टेक्निक है उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। हालांकि आपके एग्ज़ाम में ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए, लेकिन भाई एग्ज़ामिनर तो एग्ज़ामिनर है, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप ये जान लीजिए, पॉसिबिलिटी है इसकी भी। विच नॉवल इज़ रिटन, वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो आता ही है अक्सर, तो आप दिमाग में तो ये चीज़ रखिए ही। भले ही आपके बीए पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में तो मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन आगे आ सकता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के लिए जानी जाती हैं वर्जीनिया वुल्फ। विच नॉवल इज़ रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, तो इनमें से कौन सा नॉवल वर्जीनिया वुल्फ का लिखा हुआ है? प्राइड एंड प्रेजुडिस, मिसेस डैलोवे, द एम्परर ऑन द मून, द मिल ऑन द फ्लोस। तो इसमें से मिसेस डैलोवे जो नॉवल है वो वर्जीनिया वुल्फ का लिखा हुआ है, बहुत फेमस नॉवल है, आगे आपके सिलेबस में आएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम हुज पोइट्री, किसकी कविता से डिड द इमेज, जो तस्वीर है ऑफ द विक्टोरियन वुमन ओरिजिनेट, विक्टोरियन वुमन की, विक्टोरियन महिला की जो तस्वीर है किसकी कविता से निकली है? तो जो विक्टोरियन वुमन की इमेज क्या है? वो एंजलिक इमेज है, वो घर का फरिश्ता, एंजल ऑफ द हाउस। तो ये इमेज कहाँ से आई है? टेनिसन की कविताओं से, ब्राउनिंग की कविताओं से, कोवेंट्री पैटमोर की कविताओं से, या फिर आर्नोल्ड की कविताओं से? तो इसका सही जवाब, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, कोवेंट्री पैटमोर की कविता है जिसका शीर्षक है द एंजल इन द हाउस। तो वहाँ से ये इमेज आई है, तो इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फोकल पॉइंट, यानी क्या विचार है, क्या मुख्य विचार है, स्ट्रेस जिस पर जोर दिया गया है बाय वर्जीनिया वुल्फ के बारे में इन हर ऐसे अपने निबंध प्रोफेशंस फॉर वुमेन में? ऑप्शन है हमारे पॉवर्टी ऑफ वुमेन, स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन, लिबर्टी ऑफ वुमेन, या फिर प्रोफेशंस फॉर वुमेन। तो अब शीर्षक तो उसका प्रोफेशंस फॉर वुमेन है, तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर डी होना चाहिए, लेकिन उसमें लिबर्टी ऑफ वुमेन, महिलाओं की आज़ादी पर जोर दिया गया है, तो जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। ये जो पॉइंट है इस पर जोर दिया गया है। महिलाओं के प्रोफेशंस के बारे में तो बताया है, लेकिन उस प्रोफेशन में आज़ादी होनी चाहिए, बाकी फील्ड्स में भी आज़ादी महिलाओं को होनी चाहिए, इस बात पर स्ट्रेस किया गया है, इस बात पर जोर दिया गया है। तो इसका जो ज़्यादा सही उत्तर है वो सी है, लिबर्टी ऑफ वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इमेज, क्या तस्वीर थी ऑफ द विक्टोरियन वुमन, यानी विक्टोरियन पीरियड की महिला की। शी वॉज ट्रीटेड एज अ, या फिर एन, उसको माना जाता था डेमन, राक्षसी, रेचल्ड पर्सन, विचारी महिला, या फिर एंजल, देवदूत, पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो वैसे तो आप ये भी कह सकते हैं कि उनको पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस भी माना जाता था, क्योंकि भाई उनको बाहर किसी फील्ड में कुछ करना नहीं है, लेकिन घर में तो इम्पोर्टेंस होती ही है ना उनकी, हम उस वक्त भी होती थी, महिलाओं की इम्पोर्टेंस घर में तो रहती ही है। तो डी उत्तर तो हम इसलिए इसको नहीं सही बता सकते, राक्षस और ये तो है ही नहीं। तो यहाँ जो कंपटीशन है वो एंजल और इसमें है पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। तो जैसा भी आपने ऐसे में पढ़ा भी, तो उनको एंजल कहा जाता था, एक फरिश्ता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट, किसने लिखा द एसे निबंध द रूम ऑफ वंस ओन। तो द रूम ऑफ वंस ओन, इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था, ये इन्हीं का लिखा हुआ, वर्जीनिया वुल्फ का ही लिखा हुआ एसे है। जेन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, या ए जी गार्डनर। अभी तो आप चैप्टर कर रहे हैं वर्जीनिया वुल्फ का, इसलिए आपको मालूम ही है कि इसका आंसर वर्जीनिया वुल्फ होगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में होंगे और कई राइटर्स के नाम आपके सामने होंगे तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है द रूम ऑफ वंस ओन वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, और जहाँ वो कहती हैं कि महिलाओं के अपने लिए एक रूम बनाना चाहिए, और रूम का यहाँ मतलब यहाँ कमरा नहीं होता, जगह होती है, महिलाओं को अपने लिए समाज में एक जगह बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू विच मूवमेंट डिड वर्जीनिया वुल्फ बिलोंग? तो वर्जीनिया वुल्फ किस आंदोलन से संबंधित थी? फेमिनिस्ट, चार्टिस्ट, ऑक्सफोर्ड या लेबर? तो उनका संबंध फेमिनिस्ट मूवमेंट से था, नारीवाद से संबंधित थी वो। अभी कल परसों आपने मेरे साथ एक पोइम पढ़ी थी, एन आंसर, उसको लिखा था अदा कैम्ब्रिज ने, ऑस्ट्रेलियन ऑथर थी। वो भी एक बहुत फेमस फेमिनिस्ट हैं, नारीवादी लेखक हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ भी एक फेमिनिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ईडियम प्लक आउट मीन? ये जो ईडियम है प्लक आउट, इसका मतलब क्या होता है? फिक्स, टेक आउट, इंसर्ट या प्रिवेंट? तो प्लक आउट का मतलब होता है निकाल लेना, और निकाल लेना इसका जो अर्थ है वो है टेक आउट। विच इज़ एंटोनिम? कौन सा एंटोनिम है यानी विलोम शब्द है ऑफ द वर्ड चार्मिंग? शब्द चार्मिंग यानी आकर्षक, इसका विलोम शब्द क्या है? फैसिनेटिंग, बीविचिंग, डिसएंगेजिंग, रिपल्सिव। तो देखिए फैसिनेटिंग भी वही है जो अपनी तरफ खींच ले, और चार्मिंग भी वही है जो अपनी तरफ खींच ले, बीविचिंग भी वही है जो एकदम मंत्रमुग्ध कर ले, रिपल्सिव और डिसएंगेजिंग ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अट्रैक्टिव का जो अपोजिट होता है वो रिपल्सिव होता है। ये आपको, आप में से कुछ को मालूम ही होगा, और नहीं मालूम है तो आप दिमाग में रखिए कि चार्मिंग मीन्स अट्रैक्टिव और उसका अपोजिट है रिपल्सिव। तो ये चार्मिंग वर्ड आपके इस चैप्टर में आया है प्रोफेशंस फॉर वुमेन में। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे वोकेबुलरी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ कि आपके लिए टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, एक एक शब्द को, एक एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। आपसे वोकेबुलरी पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चैप्टर में कौन कौन से शब्द आए हैं, उनका क्या मतलब है, उनको जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो हर तरीके से तैयार रहिए, डेस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, जिस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर हो आप तैयार रहिए। इसके साथ ही ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।